हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ सतीश चंद्रा की बुक से जो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था उसका चैप्टर 4 है। और इससे पहले मैंने मुगल काल कंप्लीट करा दिया है जो कि चैप्टर नंबर 12 से लेकर 21 तक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो पहले उनको देख ले। और ये हमारा 4th चैप्टर है, यानी कि इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी हैं चैनल पर। तो अगर किसी ने वो भी ना देखी हो तो देख ले, क्योंकि ये चैप्टर जब तक आप उन वीडियो को पहले 3 वीडियो को नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये पहले आप उन 3 वीडियो को देखना। अगर किसी ने नहीं देखी हो तब इस पे आना। कल दिन में 2 वीडियो दी थी, सुबह मॉर्निंग में दी थी चैप्टर नंबर 2 की, और आई थिंक इवनिंग में मैंने चैप्टर नंबर 3 अपलोड कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर नंबर 4 है। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो आप जाके देख लेना उनको, तब इसको देखना। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे बीच में से देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें देखेंगे आर्थिक और सामाजिक जीवन, शिक्षा और धार्मिक विश्वास। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमने चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट किया था ना, 750 ईस्वी से पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासक से। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ से लेकर और हम 12वीं सदी तक जो हमने कल पढ़ा है वहाँ तक ये देखेंगे। जो हमारा धार्मिक जीवन था, जनता की दशा क्या थी, कैसा खाना पीना था, कैसा रहन सहन था, ठीक है फ्रेंड्स, क्या शिक्षा वगैरह थी। तो 8वीं सदी से लेकर 12वीं शताब्दी तक हम वही देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं वीडियो पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, पहले हम देखेंगे व्यापार और वाणिज्य कि व्यापार वगैरह कैसा था उस टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, कुछ इतिहासकार इसे विदेशी व्यापार तथा देशी कुछ इतिहासकार इसे विदेशी व्यापार तथा देश के अंदर लंबी दूरी का व्यापार दोनों के लिए जड़ता, पतन और ह्रास ठीक है, ह्रास का काल, नगरों के पतन का काल और स्थानीय और क्षेत्रवाद में वृद्धि का काल मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब कुछ इतिहासकार इसे विदेशी व्यापार की तरह देखते हैं इस काल को। कुछ देश के अंदर लंबी दूरी से व्यापार, कुछ जड़ता और कुछ राज्यों के पतन, कुछ नगरों का पतन, कुछ स्थानीय और क्षेत्रवाद में वृद्धि का काल। मतलब विभिन्न लेखक हैं और विभिन्न ही उनकी मतलब थिंकिंग है। मान लो 10 बंदे हैं तो 10 की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। ठीक है फ्रेंड्स, आज के टाइम की बात की जाए, अगर मान लो 10 बंदे हैं या 10 कोई आर्टिस्ट हैं तो उन 10 का माइंड, उनकी थिंकिंग एक जैसी नहीं हो सकती। और आज के टाइम तो ऐसा है कि हम हर बंदे को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तो वही यहाँ लिखी हुई है कि मान लो 10 कलाकार थे तो कोई ये कह रहा था कि ये विदेशी व्यापार का काल है, कोई ये कह रहा था देश के अंदर लंबी दूरी के व्यापारों का काल है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ ये कह रहे थे कि इसकी वजह से हमारे जो नगर और ये नगर है इनका पतन हो रहा है। तो कुछ ये कह रहे थे कि स्थानीय क्षेत्रवाद में वृद्धि हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबके अपनी अपना ओपिनियन था। और आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात समेत उत्तर भारत में स्वर्ण मुद्राओं का लगभग पूरा अभाव ही प्रमाण माना जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में ना जो सोने के सिक्के वगैरह थे या सोना था, तो मतलब इस इन इन क्षेत्रों में उस सोने का मतलब कमी मानी जाती है, अभाव। ठीक है फ्रेंड्स, अभाव इसका प्रमाण था। किंतु कुछ अन्य विद्वान इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि भारत के कुछ भागों में सोने और चांदी की मुद्राएं अभाव अर्थव्यवस्था के विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन, ठीक है फ्रेंड, लंबी दूरी और व्यापार का पतन तथा स्थानीयता को बढ़ाने का सूचक था। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ ये कह रहे हैं कि जो मान लो कि जो भी ये सोने के मुद्रा वगैरह होगी, जो सिक्के वगैरह उस टाइम चलते हैं, तो ये कहते हैं भारत के कुछ भागों में सोने चांदी की मुद्रा का अर्थव्यवस्था का ना मौद्रीकरण, जो ये डिमोनेटाइजेशन होता है ना, लंबी दूरी और घरेलू के व्यापार का पतन तथा स्थानीय को बढ़ावा देने का सूचक था। ठीक है फ्रेंड्स, कई ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमारे कुछ व्यापारों का पतन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ ये कह रहे थे कि जो स्थानीयता थी ना उसको बढ़ावा देने का सूचक था। तो अलग अलग बंदे हैं और अलग अलग बंदों का अपना अपना ओपिनियन है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं रोमन साम्राज्य के पतन। रोमन साम्राज्य हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। रोमन साम्राज्य के पतन ने भारत के व्यापार पर गंभीर प्रभाव नहीं डाला, क्योंकि बाद के काल में 2 नए नए साम्राज्य उठ खड़े हुए, कस्तूनिया पर आधारित बैजेंती साम्राज्य और ईरान का
सासानी साम्राज्य। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसीलिए कह रहा हूँ जिन्होंने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लेना, फिर डायरेक्ट इस पे आना है। आगे देखते हैं, बंगाल में चांदी के सिक्कों का प्रयोग जारी रहा क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार का संतुलन अनुकूल था और चांदी वहीं से आती थी। ठीक है फ्रेंड्स, दक्षिण जो ये बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, इनमें चांदी के सिक्कों का प्रयोग जारी था। ठीक है फ्रेंड्स, उस टाइम भी अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, इस काल में हमें उत्तर भारत में व्यापार संघों के दान पाने के हवाले बहुत कम मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो भी ये काल चल रहा होगा इसमें उत्तर भारत में ना जो व्यापार संघ वगैरह होंगे उनको दान वगैरह नहीं दिया जाता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दान पाने के हवाले बहुत कम मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। तो आगे देखिए, समुद्री यात्रा संबंधी प्रतिबंध से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और चीन के साथ भारत के समुद्री व्यापार पर कोई बाधा नहीं पड़ती थी। ठीक है फ्रेंड्स, सीधा आना जाना था, कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम दिक्कत कहाँ हुई थी वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले चैप्टर में बता दिया है, जब ये डच और ये फ्रांसीसी अंग्रेज वगैरह आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहले चैप्टर में मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। आगे चलते हैं। इस क्षेत्र की भाषाएं, परिधानी आदि की खास विशेषताओं का वर्णन उस काल की पुस्तकों में हुआ है, जैसे हरिशैन की पुस्तक थी बृहद कथा कोश। ठीक है फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि बृहद संहिता या बृहद कथा कोश किसकी है, तो ये हरिशैन की है। बृहद कथा कोश में मिलता है, ये मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है, मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारतीय व्यापारी श्रेणियों में संगठित थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देसाई थे, और ये बहुत पहले ही सक्रिय थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये यूपीपीसीएस में हाल फिलहाल में पता नहीं 2020 में, पता नहीं 2021 में ये क्वेश्चन बना था कि ये जो मणिग्रामम और नाना देसाई कौन थे, तो ये व्यापारी थे। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, क्वेश्चन ये यहाँ से पूछा जा चुका है कि ये मणिग्रामम और नाना देसाई कौन थे, तो ये व्यापारी थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हो सकता है ये बुक कंप्लीट हो जाने के बाद ना मैं आपको यूपीपीसीएस के 2-3 सालों के प्रश्न पत्र आपको प्रोवाइड करा दूँ, अगर आप लोग कहोगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, मैं कहीं से अरेंज करता हूँ, अगर किसी के पास मिल गए तो मैं आप लोगों को उन पेपर की वीडियो बना के दे दूँगा और बता दूँगा कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप बस थोड़ा सब्र करो। मैं एक जैसा मैंने शुरू में कमेंट किया था ना कि मैं कमिटमेंट की थी, एकदम बेसिक लेवल से एकदम अपर लेवल तक लेकर जाऊंगा और आपकी तैयारी को एकदम अच्छे ढंग से करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2-4 दिन में अगर कहीं से छानबीन करता हूँ, कहीं से अगर एग्ज़ाम में क्या कहते हैं यूपीपीसीएस के पेपर मिल जाते हैं 2-3 सालों के, तो मैं आपको उन्हीं की वीडियो बना के दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें और धीरजता रखें। जावा, सुमात्रा आदि की यात्रा के लिए प्रमुख बंदरगाह बंगाल का तामलुक बंदरगाह था। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अभी तक तो पूछा नहीं गया लेकिन आगे बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि उस टाइम जो जावा सुमात्रा के लिए जो बंदरगाह था वो कौन सा बंदरगाह था, ताम्रलिप्ति। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अब देखते हैं क्या क्या आना जाना किसका व्यापार होता था। ठीक है फ्रेंड्स, चीनी लोग भारी मात्रा में मसालों का उपयोग करते थे, जिनका आयात दक्षिण पूर्व एशिया और भारत से किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। वे हाथी दांत का भी आयात करते थे। सबसे अच्छा दांत हाथी दांत अफ्रीका से आता था तथा पश्चिम एशिया में कांच के बर्तन मंगवाए जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे कौन से देश से क्या चीज़ आ रही है। आमतौर पर अफ्रीका और पश्चिम एशिया की वस्तुएं मालाबार दक्षिण भारत से आगे नहीं बढ़ती थी। ठीक है फ्रेंड्स, ना ही चीनी जहाज मलक्का दक्षिण पूर्व एशिया से इधर आते थे। समझ गए होगे फ्रेंड्स, समझाता हूँ। मान लो ये भारत सेंटर है, ये बीच में भारत है और इधर ये समुंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, इधर अरब प्रायद्वीप है, तो इधर के जो जहाज वगैरह आते थे ना, ये फारस की खाड़ी वगैरह से अरब देशों से, तो ये यहाँ आके रुक जाते थे भारत के पास। और इधर अफ्रीका है, तो फिर अफ्रीका से इधर आते थे, इधर भारत के पास आके रुक जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, भारत केंद्र बिंदु था। कहने की बात ये है, भारत व्यापार का सेंटर था, इससे आगे नहीं जा सकते थे, ना वो इधर से इधर आ सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया। आगे नहीं जाती थी चीनी जहाज मलक्का और दक्षिण पूर्व एशिया से इधर नहीं आते थे। इस तरह भारत व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मिलन केंद्र था। ठीक है फ्रेंड, जैसा मैंने अभी आपको बताया, भारत अपना सेंटर पॉइंट था उस टाइम।
क्योंकि उधर से के जहाज़ इधर नहीं आ सकते थे, बस वहीं किनारे तक, और अफ्रीका वाले जहाज़ इधर इस साइड किनारे तक। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होगे। अरब यात्री भी उस देश का जिक्र करते हैं जिसे बे मावर मावर के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मावर का अर्थ बताया गया है। अरबी में इसका अर्थ डोंगी या रास्ता होता था। ठीक है फ्रेंड्स, अरबी भाषा का वर्ड है ये मावर। मावर अरबी भाषा में मावर को रास्ता या डोंगी कहते हैं। यह तमिलनाडु के क्विलोन से दक्षिण में तमिलनाडु से क्विलोन नल्लोर का क्षेत्र था जिसमें चोलमंडलम या कोरोमंडल कहा जाता था। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे। क्योंकि दक्षिण जो ये अरबी यात्री थे, ये चोलमंडल या फिर जो आज का करंट का कोरोमंडल कहा जाता था, वो ये इस नाम से बुलाते थे। आगे चलते हैं। इस काल में विदेशी व्यापार के लिए चीन का बहुत प्रमुख बंदरगाह कैंटन था। इसे अरब यात्री काफून कहते थे। ठीक फ्रेंड्स, कैंटन को ये काफून कहते थे अरबी। आगे देखते हैं। जापान में कपास का प्रचलन 2 भारतीयों को दिया जाता है जो काली धाराओं पर होकर उस देश में पहुंचे थे। ठीक फ्रेंड्स, जापान में मतलब कपास वगैरह हमारे देश के 2 बंदे गए होंगे, 2 यात्री या 2 भारतीय 2 इंडियन, जो काली धाराओं पर होकर उस देश में पहुंचे थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये बन सकता है कि जापान में जो ये कपास बनाने की कला कहाँ से विकसित हुई, तो भारतीयों ने दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, जापानियों को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। चीनी जहाज़ों की वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण मेरिनर समुद्री कंपास का उपयोग था। यह आविष्कार बाद में चीन से पश्चिम में गया। भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तब तक पिछड़ने लगे थे। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब है चाइना हमारे देश से क्यों आगे था, क्योंकि जब हमारे देश में कुछ नहीं था ना, बस ऐसे ही व्यापार होता था, तो उस टाइम ये जो इन्होंने ऐसा वो डिवाइस बनाई थी, जैसे जो समुद्र के जहाज़ों में लगा होता कंपास, जो रास्ता वगैरह बताता है, तो उसकी वजह से ये इनका आविष्कार इन्होंने किया, और ये फिर बाद में इधर पश्चिम तक चली गई। तब तक हमारे जो देश था इसमें विज्ञान वगैरह में कोई टेक्नोलॉजी की तरह से पिछड़ा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हमारा देश उस टाइम पिछड़ा हुआ था, जिस वजह से ये चाइना वाले और ये अरबी वगैरह ये सब आगे निकल गए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये समुद्र में जहाज़ों में जो कंपास होता है जो डायरेक्शन वगैरह बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप। इस वजह से चाइना वाले आगे थे, और आज भी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी आप देख लो हमारे आसपास कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। आगे देखें उस टाइम जनता की दशा क्या थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये व्यापार हमने देख लिया, अब देखेंगे जनता की दशा। उस काल की सभी साहित्यिक रचनाएं बताती हैं कि मंत्री अधिकारी और सामंत शानो शौकत से रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मंत्री अधिकारी और जो सामंत वगैरह होंगे वो पूरे ठाट बाट से बढ़िया ज़िंदगी जी रहे होंगे, और वे दिखावा पसंद करते थे और शोबाजी भी करते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आज के टाइम पर कुछ लोग शोबाजी करते हैं ना। आगे देखते हैं। खाने पीने की वस्तुएं तो सस्ती थी। ठीक है फ्रेंड, खाने पीने की वस्तुएं सस्ती थी, पर नगरों में फिर भी बहुत से निर्धन व्यक्ति थे जो भरपेट भोजन नहीं पाते थे। ठीक है फ्रेंड, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। किसानों से मालगुजारी के रूप में पहले की ही तरह छठा भाग लिया जाता था। ठीक है फ्रेंड, कई मतलब अन्य प्रकार के टैक्स लगाए गए, जैसे कि कराई नहीं है चराई टैक्स, तालाब का टैक्स। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आप उनमें पशु वगैरह चराओगे तो उनके जो भी वो घास चरेंगे वो चराई टैक्स, और जो भी तालाब वगैरह में नहाओगे या सिंचाई के लिए उपयोग करोगे तो उसके लिए अलग से टैक्स। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होगे आप, समझदार तो हो ही। किसानों को बेगार भी देनी पड़ती थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बनाया यूपीपीसीएस में कि बेगार क्या होता था, तो बिष्टी ये पूछा था कि बिष्टी क्या होता है, तो किसान जो बेगार थे ना उनको टैक्स देना पड़ता था। ठीक है फ्रेंड्स, बेगार एक प्रकार का ये भी टैक्स था फ्रेंड्स, याद रखना, ये बेगार एक प्रकार का टैक्स ही था। अब देखेंगे फ्रेंड्स आगे समाज की प्रकृति की। उस टाइम समाज कैसा था। क्षेत्रीय वर्ग लोगों की शक्ति में वृद्धि, जिनको समकालीन लेखक सामंत, राणक, राउत या राजपूत आदि विभिन्न नामों से बुलाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्षत्रियों की बात हो रही है, जिनको लेखक राणक, राउत या राजपूत विभिन्न नामों से बुलाते थे। अब आगे चलते हैं। रजवाड़े ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र होते थे जिन
पर पराजित और अधीन राजाओं का वर्चस्व था। ठीक है फ्रेंड्स, जो बराबर अपनी स्वतंत्रता को बहाल करने की ताक में रहते थे। मतलब रजवाड़े में ऐसे ऐसे बड़े क्षेत्र होंगे, उनमें कुछ मतलब पराजित राजा होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ जो दूसरे राजा थे, जो विजेता राजा होंगे, उनके अधीन अधीन काम कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो अपनी मतलब जो उनके अधीन काम कर रहे होंगे नौकर वगैरह बन के, तो वो ये लिखा है जो अपनी बराबर अपनी स्वतंत्रता को बहाल करने में की ताक में रहते थे। तो मतलब जो गुलाम वगैरह होंगे, जो राजा के नीचे काम करते होंगे, तो वो यही मौका ढूंढते होंगे कि बाई चांस कोई ऐसा मौका मिल जाए हमें, इस राजा को ही ख़त्म करके अपनी हम खुद स्वतंत्रता को बहाल कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं। अधिकांश पदों को परिवारों का एकाधिकार माना जाने लगा। जो भी मतलब जो इम्पोर्टेंट पद वगैरह होंगे ना उस टाइम, मंत्री या फिर सेनापति या बाजीराव, जो भी विदेश मंत्री वगैरह होंगे, तो परिवार के लोगों को ही उन पर सिलेक्ट किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, वे मालगुजारी का आकलन और संग्रह ही नहीं करते थे, बल्कि आधिकारिक प्रशासनिक शक्तियाँ भी हथियाते जा रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो परिवार के लोग थे वे मालगुजारी और टैक्स वगैरह ही नहीं लेते थे, बल्कि जो उनकी शक्तियाँ थी ना उनको भी मतलब बढ़ाते ही जा रहे थे, अपनी शक्तियों को हथियाते जा रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 8वीं सदी के बाद भारत में एक नए प्रकार का समाज पैदा हुआ जिसने स्थानीय और उपक्षेत्रता पर जोर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं जाति प्रथा देखते हैं कि जाति प्रथा क्या थी। ब्राह्मणों की स्थिति काफ़ी मजबूत थी। ठीक है फ्रेंड्स, जाति प्रथा में इसमें पहले देखेंगे ब्राह्मण और राजपूत। ब्राह्मणों की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इस काल के स्मृति लेखक ब्राह्मणों की उच्च स्थिति का गुणगान करके उनके, ठीक है फ्रेंड्स, ये दिख रहा होगा उनके लिखा हुआ है यहाँ, उनके, अब देखिए, उनके बढ़ते महत्व का प्रतिबिंब करते दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो इस काल के लेखक वगैरह होंगे वो ब्राह्मणों की स्थिति का गुणगान कर रहे हैं और उनके बढ़ते महत्व को ना और बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे थे वो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इस काल में रजवाड़ों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या पर राजपूतों का राज था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। राजपूतों को उद्भव को लेकर विद्वानों में भारी विवाद है। ठीक फ्रेंड्स, अब वो विवाद देखते हैं। कुछ विद्वान इनको मिश्रित कुल का मानते हैं, जिनमें से कुछ शक, हूण आदि विदेशियों के देसी कबीलों के, और कुछ दृष्टांत में ब्राह्मणों के वंशज थे। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ मतलब विद्वान ये कह रहे होंगे जो ये राजपूत है ना ये मिश्रित कुल के हैं, और कुछ ये कह रहे थे कुछ जो ये शक राजा थे, हूण राजा थे, और कुछ विदेशी कबीले थे। ठीक है फ्रेंड, इनके वंशज हैं, और कुछ ये कह रहे थे कि दृष्टांत ब्राह्मणों के वंशज हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरी ओर देखते हैं। दूसरी ओर अनेक राजपूत वंश परंपरा जिनकी संख्या 36 बतलाई जाती है, वे अपनी वंशावली को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षेत्रों से जोड़ते हैं, जिनका महाभारत में उल्लेख है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो दूसरी ओर जो राजपूत वगैरह थे वो ये कह रहे थे कि हम सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, जो क्षत्रियों के साथ जोड़े जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जिनका महाभारत में उल्लेख है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एक एक स्टेप क्लियर कर रहा हूँ मैं आपका। अग्निकुल की कथा में जैसे 11वीं सदी, ठीक है फ्रेंड, अग्निकुल की कथा में जिसे 11वीं सदी में, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ में लिखना था, एक सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने में लिख दिया है। अग्निकुल की कथा में जिसे 11वीं सदी में ऋषि विश्वामित्र ने पवित्र अग्नि के 4, ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मतलब यहाँ ये बताया गया जो अग्नि कथा थी ना इसमें 11वीं सदी में, जो इसमें विश्वामित्र ने जिसे पवित्र माना है और अग्नि के 4 राजपूत वंशों को पैदा किया। मतलब जो अग्नि थे ये 4 राजपूत वंश पैदा हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे वो कौन कौन से थे। तो देखते हैं, देखो बता दिया ना, राजपूत के 4 वंशों को पैदा किया। ठीक है फ्रेंड, पतिहार सोलंकी जिनको चालुक्य, ठीक है फ्रेंड, पतिहार सोलंकी इनको चालुक्य कहते थे। ठीक है, परमार पहले कहा जाता। आज के टाइम पे जो ये पवार वगैरह नहीं थे, पवार, और कुछ लोगों की जाति भी पवार होती, तथा चहमान या चौहान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 वर्ण हो गए। पतिहारों को सोलंकी या चालुक्य, परमार पवार, तथा चैमान या चौहान। ठीक है फ्रेंड्स, चैमान या चौहान जो आज के टाइम पे कई लोगों की कास्ट है।
जैसे कि मेरी भी है, आई एम चौहान, ठीक है फ्रेंड, बिलोंगिंग टू चौहान कास्ट। इस काल में ब्राह्मणों ने शासकों परिवारों और प्राचीन क्षत्रिय परिवारों से जोड़ते हुए अनेक वंशावलियाँ लिखी हैं। और आप देख रहे हैं स्टडी विद चौहान सर। वैसे सर नहीं कहोगे तो भी ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी सर तो कहलाने लायक ही नहीं हूँ अभी तो। आगे देखते हैं शूद्र, दलित और दास, इनकी क्या कंडीशन थी। विधि शास्त्री याज्ञवल्क्य के अनुसार एक ब्राह्मण, ठीक है फ्रेंड्स, याज्ञवल्क्य के अनुसार, विधि शास्त्री याज्ञवल्क्य के अनुसार ब्राह्मण अपने किसान, ठीक है फ्रेंड, ब्राह्मण अपने किसान, नाई, ग्वाला और पारिवारिक मित्रों के साथ भोजन कर सकता था। मतलब ब्राह्मणों के पूरे ठाठ थे उस टाइम। अब शूद्रों को देखते हैं, ठीक है फ्रेंड। शूद्र माने जो थोड़ी नीची कास्ट के होते हैं। वैसे कास्ट में मैं तो बिलीव नहीं करता, मैं तो एक ही बात मानता हूँ, वी आर इंडियन, ठीक है फ्रेंड्स, हम भारतीय हैं। अब शूद्रों को देखते हैं। जो शूद्र थे, शूद्रों को, ठीक है फ्रेंड्स, शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन ये बनाया कि वेदों का अध्ययन करने का अधिकार किसको नहीं था, तो शूद्रों को था, शूद्रों को नहीं था, ठीक है फ्रेंड्स। कई बार क्वेश्चन ये बनाया, क्या शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार था, तो नहीं था, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। पर वे जन्म, मृत्यु, नामांकन आदि समार्थ संस्कारों के अधिकारी बने, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अब जाट देखते हैं। जो सिंध के घुमक्कड़ पशुपालक थे, धीरे धीरे पंजाब में आकर बस गए तथा सैनिक बन गए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है फ्रेंड्स। एक निचली जाति की स्त्री से ऊंची जाति के पुरुष के विवाह को अनुलोम, ठीक है फ्रेंड्स। मान लो कोई नीची कास्ट की लड़की है और ऊंचे कास्ट का लड़का है, तो उनका अगर शादी हो जाती तो उसे अनुलोम कहते थे। और इसका सेम अल्टरनेट, यानी कि विपरीतार्थक, एक ऊंची जाति की स्त्री से निचली जाति का पुरुष विवाह करे तो उसे प्रतिलोम कहा जाता था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ऐसे अगर आपने लाइनें लिख दी ना मेंस में, यूपीएससी में या फिर पीसीएस में, तो कुछ ना कुछ आप बन ही जाओगे, एसडीएम वगैरह, ठीक है फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रीम निकाली है मैंने इस चैप्टर की, पूरा निचोड़, ठीक है फ्रेंड्स। कहा जाता था कई नई जातियों के उदय को अक्सर हम कुम्हार, बुनकर, नाई आदि पेशेवर समूह या फिर जनजातीय लोग शामिल थे, ठीक फ्रेंड्स। जो नई जातियों का उदय हुआ था ना, उसमें अक्सर कुम्हार जानते ही हो, जो घड़े वगैरह बनाता है, बुनकर जो ये कपड़े वगैरह बिनते हैं हाथ से, ठीक है, नाई तो पता ही होगा, बार जिसे कहते हैं, आदि पेशेवर समूह या फिर जनजातीय लोगों का समूह था। ऐसे ही मिश्रित विवाहों का परिणाम माना जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं। शूद्रों की तुलना में दलितों की स्थिति और भी ज़्यादा खराब थी, ठीक है फ्रेंड्स। जो शूद्र थे उनकी तुलना में जो ये दलित थे, तो इनकी स्थिति और भी खराब थी। दलितों में वे लोग आते थे जो मैत्रगिरी, ठीक है फ्रेंड, मैत्रगिरी, मृत पशुओं की खाल उतारना, जूते बनाना, शिकार आदि पेशे करते थे, ठीक है फ्रेंड। समझ गए होंगे किन लोगों की बात हो रही है, आप समझदार तो हो ही आप बचपन से ही, ठीक है फ्रेंड्स। इन लोगों को अत्यंत अर्थात अछूत कहा जाता था। वे चतुर्थ वर्ग की जो 4 वर्ण थे ना, उनसे भी बाहर इनको 5वां वर्ण दिया गया था। वही लिखा है, चतुर्थ व्यवस्था से बाहर एक 5वीं सामाजिक श्रेणी में आते थे, ठीक है फ्रेंड्स। देश के अधिकांश भागों में ये लोग कृषि की जमीनों के स्वामी नहीं बन सकते थे। जो ये इनकी बात हो रही है, जो ये 5वां वर्ग इनको बनाया गया था, जिनको अछूत समझा जाता था। मतलब ना तो ये खेती वगैरह कर सकते थे, ना ही ये खरीद सकते थे, और स्वामी तो ये बिल्कुल ही नहीं बन सकते थे। अब देखते हैं इससे भी आगे क्या कंडीशन और ख़राब होती है। युद्ध बंदियों या ऋण चुकाने में असमर्थ व्यक्तियों को दास के रूप में बेचा जाता था। मान लो आपने किसी से ऋण लिया है, ठीक है फ्रेंड्स, उस टाइम की बात हो रही है, काफ़ी पुराने टाइम की, बाबा आदम के ज़माने की, ठीक है फ्रेंड्स। मान लो आपने कोई ऋण लिया है, अगर आप नहीं चुका सकते थे ना, मान लो आपने जिससे ऋण लिया है, कोई साहूकार या किसान वगैरह होगा, तो आपको बेच भी सकता था। उसे सिर्फ पैसे से तो मतलब था। मान लो आप उसका ऋण नहीं चुका रहे हो, ब्याज वगैरह नहीं टाइम पे दे रहे हो, तो वो आपको ना
मतलब किसी और बंदे को आगे बेच सकता था, क्योंकि उसे सिर्फ अपना पैसा चाहिए था। वही यहाँ लिखा है कि युद्ध बंदियों या ऋण चुकाने में असमर्थ व्यक्ति को दास के रूप में बेचा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। मान लो अकाल पड़ जाए तो क्या होता था। तो अकाल की स्थिति में देख लो, अकाल के दिनों में अनेक किसान स्वयं को, ठीक है फ्रेंड्स, या अपनी पत्नी या बच्चे को अनाज के बदले बेच देते थे। मान लो कहीं भीषण अकाल पड़ा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि 1843 में शायद बंगाल में पड़ा था अकाल, तो उसमें लगभग 30 लाख, पता नहीं 43 लाख लोग मारे गए थे। आई थिंक इतना ही था, बट वो मैं जब आपको पढ़ाऊँगा ना मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें एकदम क्लियर कराऊँगा। ठीक है फ्रेंड, तो अकाल की बात बताई गई। मान लो कहीं अकाल पड़ेगा तो खाने को कुछ नहीं है ना, तो कोई किसान है वो स्वयं को बेच देता था, बस उसे रोटी चाहिए थी पेट भरने के लिए। अगर मान लो किसान की शादी हुई है, शादी होगी तो डेफिनेटली बच्चे भी होंगे, तो वो अपनी पत्नी को भी बेच सकता था अनाज के लिए, या फिर अपने बच्चे को भी। ठीक है फ्रेंड्स, वही बात यहाँ लिखी हुई है। बाकी समझदार तो आप हो ही। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन दासों के लिए योजनाबद्ध धावे नहीं बोले जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, दासों को मतलब मारा पीटा नहीं जाता था, युद्ध वगैरह होते थे, यही लिखा। लेकिन दासों को योजनाबद्ध धावे नहीं बोले जाते थे, जैसे कि तुर्कों के बीच प्रचलन था। मान लो तुर्कों में अगर किसी ने कोई मतलब कर्जा वगैरह लेता है किसान वगैरह, तो उनको मारपीट से भी मतलब उन पे धावा बोल दिया जाता था कि युद्ध में इसको भी ले चलो, ये तो मरेगा या तो कुछ मार के ही आएगा। ठीक फ्रेंड्स, वही यहाँ लिखा हुआ है। आमतौर पर अत्यंज या घृणित जातियों की अपेक्षा दासों के साथ बेहतर व्यवहार किया जाता था। मतलब दास उस टाइम थोड़ा बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे, अगर कोई अच्छा राजा या कोई अच्छा मालिक मिल जाए तो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे स्थिति और भी ख़राब होती है। युद्ध के लिए दासों का उपयोग नहीं किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, कई जगह युद्ध के लिए दासों का उपयोग नहीं किया जाता था। भाई तू दास है, तू घर में ही रहे नौकर बन के, युद्ध वगैरह हम देखेंगे जाके। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो दासों की बात होगी। अब देखते हैं अपने जो दासियाँ थी, मतलब कई लोग घर में फीमेल वगैरह रख लेते हैं ना, नौकरानी जैसे बोलते हैं आज के टाइम की। ठीक है फ्रेंड, उनकी बात हो रही है। अपने मालिकों की संतान अपने मालिकों की संतान जनने वाली दासी भी स्वतंत्र कर दी जाती थी, और इसे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, और इसे सुकर्म समझा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, मान लो कोई मालिक है, आज के टाइम की बात बता रहा हूँ। मान लो कोई मालिक है और उसकी जो मालकिन है, मतलब उसकी वाइफ है, तो वो मतलब उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा है, वो कुछ भी कारण की वजह से, उस पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मान लो उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तो जो उसके घर में मैं क्या कहते हैं, जो ये नौकरानी वगैरह थी ना, तो इसके साथ मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बना के, तो ये मतलब जो भी बच्चा वगैरह पैदा होता था ना, तो वही यहाँ बताया गया कि पुराने ज़माने की बात यही होती थी। अपने मालिक की संतान जनने वाली दासी को स्वतंत्र कर दिया जाता था। मतलब मान लो जो नौकरानी से बच्चा पैदा हुआ है, तो नाम हो जाता था कि ये राजा का राजकुमार पैदा हुआ है, और जिसने उसको पैदा किया था जो नौकरानी थी, उसे मतलब दासी से मुक्त कर दिया जाता था कि भाई जा, अब तेरा काम हो गया, आज से तू आज़ाद है, मतलब तू दासी नहीं है हमारे यहाँ की, स्वतंत्र जा, कहीं भी जा। ठीक है फ्रेंड, और इस काम को ना कुकर्म नहीं समझा जाता था, सुकर्म समझा जाता था। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा मैं डीप में नहीं समझा सकता, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इस काम को मतलब गलत काम नहीं, कुकर्म नहीं, सुकर्म समझा जाता था। आगे देखते हैं स्त्रियों की दशा। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्त्रियों की दशा देखते हैं कि उस काल में स्त्रियां कैसी थी। सॉरी फ्रेंड्स, पहले पहले की ही तरह स्त्रियों को समानता पहले की तरह स्त्रियों को समानता मानसिक दृष्टि से हीन, मतलब नीच माना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, दृष्टि से हीन माना जाता था, और पतियों की आज्ञा का अंधविश्वास पालन करना उनका कर्तव्य था। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम क्या वो पढ़ेंगे ना, क्या कहते हैं, प्राचीन भारत, उसमें जब वो पढ़ेंगे क्या कहते हैं, ऋग्वेद, तो उसमें मतलब स्त्री को ना, स्त्री की इतनी मतलब जो भी फीमेल वगैरह है उनकी इतनी बुरी कंडीशन दिखाई गई है ऋग्वेद में। उसमें ऋग्वेद में ये कहा गया है कि आदमी आदमी ना आदमी के 3 दोस्त बताए गए थे उस टाइम की। आदमी सर्वप्रिय था, जो मेल वगैरह है ना वो सर्वप्रिय थे। आदमी के 3 दोस्त थे, और 3 दोस्तों में से एक स्त्री थी। ठीक है फ्रेंड्स, पहला दोस्त ये था कि वो जुआ वगैरह खेलता था। दूसरा वगैरह ये था
कि वो शराब वगैरह पीता था, मदिरा पान करता था, और तीसरा दोष स्त्री को बताया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। जब मैं पढ़ाऊँगा आपको तो आप ध्यान से पढ़ना। तो उसी की तरह मतलब यहाँ भी बताया गया कि जो स्त्रियों की जो मानसिक दृष्टि थी ना, मतलब जो फीमेल कंडीशन थी, तो उनको नीच समझा जाता था। और जो उनका हस्बैंड था, जो हस्बैंड ऑर्डर करेगा ना, वो उनके लिए सर्वप्रिय होगा। मान लो अगर हस्बैंड ये कह देना कि आग में कूद जा, तो वो कूदना होगा। देखो ये लिखा है ना, पतियों की आज्ञा का अंध पालन, मतलब अंधे से पालन करना है जो भी, और उनका कर्तव्य होता था। मतलब मान लो ये कह दे कि आग में कूद जा या कुछ कर ले, जहर खा ले, तो उन्हें खाना पड़ता था उस टाइम। मतलब अंधा पालन होता था उनकी आज्ञा का। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ गए होगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। स्त्रियों को वेदों करने का अध्ययन नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। अधिकार से वंचित रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, वही बात बताई गई, स्त्रियों को वेदों को अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा लड़कियों की विवाह आयु भी कम कर दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक 14 तो अकबर के टाइम थी, 14 से घटाकर 12 कर दी होगी, 14 पता नहीं, 16 अकबर के टाइम थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कम कर दी गई, किसी भी शब्दकोश में शिक्षा शब्द का कोई वर्ण उल्लेख नहीं मिलता उस टाइम। शिक्षा तो क्या हुई होगी उस टाइम, पढ़ाई लिखाई को तो कुछ मतलब किसी भी किताब में उल्लेख ही नहीं मिलता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चित्रकला और संगीत में राजकुमारी की कुशलता का अनेक कथाओं में संकेत मिलता है। ठीक है फ्रेंड, जो चित्रकला वगैरह थी ना, जो ये राजाओं की रानियाँ वगैरह थी या राजकुमारियाँ थी, उनमें अनेक कथाओं का संकलन मिलता कि जो राजा की रानियाँ वगैरह राजकुमारियाँ थी, वो चित्रकला वगैरह करती होंगी, तो उन्हीं का प्रमाण मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। स्वर्ण स्त्रियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, स्वर्ण स्त्रियाँ लोगों की दृष्टि से दूर रखी जाती थी। स्वर्ण स्त्रियों का यहाँ से मतलब है जो शाही घराने की लड़कियाँ या औरतें वगैरह होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो राजा की रानियाँ राजकुमारियाँ वगैरह होंगी, वही लिखा है कि स्वर्ण स्त्रियाँ लोगों की दृष्टि से दूर रखी जाती, लेकिन शरीर को पर्दे से ढकने की कोई प्रथा नहीं थी। ठीक फ्रेंड, मुंह खुला रहता होगा आज की तरह। लेकिन उड़ीसा और कश्मीर में अनेक स्त्रियों ने महारानी के रूप में अपने बूते पर राज्य किया। ठीक फ्रेंड, कई जो राज्य वगैरह हैं उसमें लेडीजों ने भी शासन किया। वही बताया गया कि कश्मीर और उड़ीसा में अनेक स्त्रियों ने महारानी के रूप में अपने बूते पर राज्य किया। इसमें बाकाटक राजवंश की प्रभावती गुप्त ने ठीक है फ्रेंड, गुप्त ने युवराज की माता के रूप में कम से कम 13 वर्षों तक राज्य किया। ठीक फ्रेंड्स, ये बाकाटक वंश की प्रभावती गुप्त थी। ठीक फ्रेंड्स, इसने युवराज की माता के रूप में, इसका पुत्र वगैरह छोटा हुआ, तो 13 वर्षों तक इसने शासन चलाया। और ये नेक्स्ट जो लाइन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि कश्मीर पर किस महिला शासिका ने शासन किया था, तो दिद्दा। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है रानी दिद्दा ने, एक सेकंड फ्रेंड, इस गाड़ी को जाने दो। ठीक है फ्रेंड्स, रानी दिद्दा ने, ये ने लिखा हुआ है, रानी दिद्दा। अब देखिए फ्रेंड, जो ये ने यहाँ था ना, वो मैंने आगे लिख दिया, रानी दिद्दा ने। ये ने जिसने लिखा हुआ है ना, जिसने का सिर्फ हमें लास्ट में ने लेना है। रानी दिद्दा ने 50 वर्षों तक कश्मीर पर राज किया और अपने खिलाफ सभी षड्यंत्रों का सफलतापूर्वक सामना किया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आप चलते हैं वस्त्र और भोजन और मनोरंजन के। उस टाइम कपड़े कैसे पहनते थे, क्या खाना पीना था, और खेलने का साधन एंटरटेनमेंट का क्या था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अरब यात्री स्त्री और पुरुष दोनों। अरब यात्री कहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही गहने के शौकीन थे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जो एक अरब यात्री होगा, जो भी उस टाइम आया होगा, तो ये लिखा है कि अरब यात्री कहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही गहनों के बहुत शौकीन थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चीनी लेखक क्या बताता है। चीनी लेखक जाऊँ जू कुआ का कहना है कि गुजरात में स्त्री और पुरुष दोनों ही दोहरे कुंडल पहनते थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये चीनी लेखक था जाऊँ जू कुआ, ये बताता गुजरात में ना जो लेडीज़ और जेंट्स थे, वो कानों में दोहरे कुंडल पहनते थे। कुंडल का मतलब वो इयर रिंग वगैरह जो बोलते हैं आज के टाइम में। ठीक है फ्रेंड्स, दोहरे इयर रिंग पहनते थे।
और जो मार्को पोलो, इसका जिक्र मैंने जब मुगल काल पढ़ाया था तब भी किया था। ये मार्को पोलो वेनिस का यात्री था। वेनिस इटली में एक शहर का नाम है। तब ये कहता है कि मालाबार में स्त्री और पुरुष बस कमर पर लुंगी ही बांधते थे। ठीक है फ्रेंड्स, मालाबार इधर दक्षिणी साइड की बात हो रही है क्योंकि ये मालाबार तट दक्षिण में ही पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, ये बताता है कि स्त्री और पुरुष कमर पर लुंगी बांधते थे और राजा भी इसका अपवाद नहीं था, यानी कि राजा भी लुंगी ही बांधता हुआ उस टाइम। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन क्विलोन में भी स्त्री और पुरुष का परिधान कटी वस्त्र ही था। ठीक है फ्रेंड्स, क्विलोन वगैरह ये तमिलनाडु के पास पड़ता था इलाका। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी बात बताई जा रही है कि जो स्त्री और पुरुष थे ना, वो भी मतलब आधे कपड़े ही पहनते थे, लुंगी टाइप वगैरह जो ऊपर बताया है। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ बताता है कि लेकिन लेकिन दक्षिण भारतीय के जो राजा थे ना, वो कपड़े भले ही कम पहनते हो। ठीक फ्रेंड्स, जैसे ऊपर वगैरह मैंने बताया, कटी वस्त्र का मतलब आधे कपड़े पहनते थे, लेकिन दक्षिण भारत में राजा भले ही कपड़े कम पहनते थे, लेकिन वे गहनों के शौकीन थे। ठीक फ्रेंड, लेकिन वे गहनों के शौकीन थे। आगे चलते हैं। अब खाने के देखते हैं, खाने में क्या था। अनेक भागों में शाकाहारी प्रचलित था, मतलब कोई मांस मच्छी नहीं खाता होगा उस टाइम। अनेक भागों में शाकाहारी प्रचलित था जब जब मांसाहार वैध होता था। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब शाकाहारी थे उस टाइम, मतलब मांस मछली पर पूरा बैन था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन 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 भारतीय लेखन, ठीक है फ्रेंड्स, ये भारतीय लेखक और अरबी लेखक भी यहाँ मद्यपान का अभाव ही की पुष्टि करते हैं। मतलब भारतीय लेखक और जो अरबी लेखक वगैरह है ना, वो भी मना करते हैं कि यहाँ मतलब शराब और मांस मांस मदिरा वगैरह नहीं होता था उस टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अब देखते हैं ब्याह और भोजों, मतलब ब्याह में और भोजों में, मतलब जो भी गांव में न्योते वगैरह होते हैं ना देहात में, जैसे किसी की तिरामी वगैरह होगी, भोजों में या कुछ पार्टियां वगैरह होगी उस टाइम, आज के टाइम की बात हो रही है, ब्याहों में और भोजों में सामंत अनुष्ठानों के अवसर पर शराब पी जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, उस टाइम जो मतलब मैरिज वगैरह हो गया, बर्थडे पार्टी वगैरह कुछ भी होगी, तो वही बता रहा है कि ऐसे मतलब अवसरों पर शराब पी जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं इनका मनोरंजन, खेल, टाइम पास कैसे करते थे, एंटरटेनमेंट कैसे करते थे। ठीक फ्रेंड्स, मेलों और त्योहारों के अलावा वन विहार, तैराकी का आयोजन आदि व्यापक रूप में लोकप्रिय था। मतलब ठीक है फ्रेंड्स, मेले लगते होंगे और त्यौहार के अलावा वन विहारी तैराकी का आयोजन व्यापक रूप से प्रचलित था। जनता में भेड़ों मुर्गों के विभिन्न लड़ाइयाँ लोक प्रचलित थी। ठीक फ्रेंड्स, और कुश्ती की प्रतियोगिताएं होती थी। उच्च वर्ग पासों का खेल, शिकार और चौगान एक प्रकार का भारतीय पोलो के शौकीन थे। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। जो मेले वगैरह थे ये लगते थे, वन विहार तैराकी का आयोजन होता था, कुश्तियाँ होती थी, और जो जनता में भेड़ मुर्गे बकरियाँ आदि की लड़ाइयाँ प्रचलित थी, कुश्तियाँ होती थी। और जो उच्च वर्ग अमीर वगैरह थे वो पासे खेलते थे। वो देखा नहीं है क्या महाभारत में, शकुनी मामा वो पासे फेंकता है, वही पासे का खेल, शिकार चौगान एक तरह का पोलो होता है। ठीक फ्रेंड्स, इसके शौकीन थे। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये बनाया है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी या चौगान खेलते हुई थी, तो वो शायद कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है फ्रेंड्स, याद आ गया मुझे तो बता दिया मैंने, बाकी वो हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, सब कुछ पढ़ाऊँगा मैं। फिलहाल जैसे जैसे मेरे दिमाग में जो हिट करता जा रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आगे चलते हैं, आगे रक्षा, ज्ञान विज्ञान और धर्म देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस हो सकती है क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ ग्राउंड में भीड़ है और स्कूल खुल नहीं रहे हैं यहाँ, पता नहीं किस वजह से स्कूल बंद है। ठीक फ्रेंड्स, तो थोड़ा अवॉइड करना, मुझ पर ही फोकस करना और मेरी वॉइस पे रही है। वॉइस की बात, तो वॉइस थोड़ा अगर किसी को कम लगे तो 1.50 पर, और क्वालिटी 480 आपको बताई रखी है, बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उस समय जन शिक्षा का धारणा नहीं थी, मतलब कोई, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था उस टाइम। उस समय जन शिक्षा की धारणा नहीं थी ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ाई लिखाई एक छोटे वर्ग तक ही सीमित थी। ठीक फ्रेंड्स, अधिकतर ब्राह्मणों और उच्च वर्ग के लोगों को, विशेषकर कायस्थ तक। ठीक है फ्रेंड्स, जो पढ़ाई लिखाई थी ना ये ब्राह्मण वगैरह ही थे, और जो अमीर शासक के कुछ बच्चे अच्छे होंगे वही वही पढ़ते लिखते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वही बताया गया, अधिकतर ब्राह्मणों और उच्च वर्गों के लोगों, विशेषकर कायस्थों तक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। वेद और व्याकरण का अध्ययन मुख्य विषय थे, मतलब दो ही सब्जेक्ट थे, या तो वेद पढ़ो या व्याकरण पढ़ो, यही अध्ययन करते थे। ठीक फ्रेंड्स, आज तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बट उस टाइम वेद और व्याकरण अध्ययन के दो मुख्य विषय थे। ठीक फ्रेंड्स,
तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र का अध्ययन भी किया जाता था। कुलीनों में राजनीतियों का अध्ययन लोकप्रिय था। ठीक फ्रेंड, जो कुलीन वगैरह वर्ग होंगे वो राजनीति का अध्ययन करते थे और इनमें राजनीतिक नैतिकता भी शामिल थी। ठीक है फ्रेंड्स, कमंडक का नीति सार ज्ञान की इस शाखा में एक उल्लेखनीय योगदान है। ठीक है फ्रेंड्स, कमंडक की जो नीति सार ज्ञान की कोई पुस्तक वगैरह इसने लिखी हुई, उसका महत्वपूर्ण योगदान था इस काल में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। प्रशासन व्यवस्था और खातादारी लेखा जोखा के लिए शिक्षा के लिए कार्यस्थों की अपनी व्याख्या थी। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये देखते नहीं हो कि आज के टाइम में लेखा जोखा लिखने के लिए वो मोटी सी किताब होती है, रजिस्टर वगैरह, तो उसकी बात बताई कि प्रशासन व्यवस्था में खातादारी लेखा जोखा के लिए जो कार्यस्थ थे ना, इनकी खुद की वो थी, खुद की अपनी व्यवस्था थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये खुद ही अपना काम कर लेते होंगे। अब चलते हैं नीचे। कुछ बौद्ध विहारों में शिक्षा दी जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुछ बौद्ध विहारों, ये यहाँ से है। लौकिक विषयों पर कुछ बौद्ध विहारों में दी जाती थी। एक सेकंड फ्रेंड। ठीक फ्रेंड, देखते हैं लौकिक विषयों पर शिक्षा। ठीक फ्रेंड, लौकिक विषयों पर शिक्षा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, ये लिखना भूल गया था मैं। लौकिक विषयों पर शिक्षा कुछ बौद्ध विहारों में दी जाती रही। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। इनमें बिहार का नालंदा सबसे प्रसिद्ध था। ज्ञान के ऐसे दूसरे केंद्रों में विक्रमा शिलाजीत और उदंतपुर शामिल थे, ये भी बिहार में ही थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो लौकिक विषयों पर शिक्षा दी जाती थी वो बौद्ध बिहारों में दी जाती थी और इनमें सबसे प्रसिद्ध था नालंदा। ठीक फ्रेंड्स, ये ज्ञान के ऐसे केंद्र ज्ञान के ऐसे दूसरे केंद्र थे जिसमें विक्रमशिला और उदंतपुर शामिल थे और ये सब भी बिहार में ही थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इस काल में कश्मीर में अनेक शैव पंथ और ज्ञान के केंद्र फल फूल रहे थे। दक्षिण भारत में अनेक महत्व मठ स्थापित किए, जैसे मदुरई और श्रृंगेरी में। ठीक फ्रेंड्स, कश्मीर में शैव पंथ और ज्ञान के केंद्र वगैरह फल फूल रहे थे इसमें। ठीक फ्रेंड्स, और दक्षिण भारत में अनेक मठ स्थापित किए गए, जैसे मदुरई में और श्रृंगेरी में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। देश में इस काल में विज्ञान के विकास में कोई गति नहीं थी। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया आपको कि विज्ञान वगैरह पर उस टाइम कोई जोर नहीं दिया गया। देश में इस काल में विज्ञान की गति धीमी रही। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। लाशों की चीर फाड़ के लिए हीन जातियों के लिए प्रयुक्त समझा जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इस काल में शल्य चिकित्सा का पतन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, जो लाशों का जो आज के टाइम पोस्टमार्टम वगैरह होता है वो तो डॉक्टर करते हैं, लेकिन उस टाइम जो निम्न जाति के लोग थे ना, उनको दिया जाता था ये काम। वही लिखा हुआ है यहाँ, लाशों की चीर फाड़ के लिए निम्न जातियों के लोगों को प्रयुक्त समझा जाने लगा। इस तरह शल्य चिकित्सा यानी कि जो सर्जरी वगैरह होती है उसका पतन हो गया उस टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बस वास्तुत शल्य चिकित्सा नाइयों की पेशा बनकर रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, नाई वगैरह होंगे उस टाइम जो चीर फाड़ करते थे। और जो ज्योतिष थे ना, जो ये ज्योतिषी बनने का ढोंग करते हैं, ये बाबे वगैरह, इन्होंने देखना क्या किया, ज्योतिषियों ने खगोल शास्त्र को धीरे धीरे पृष्ठभूमि में धकेल दिया। ज्योतिषी ने मतलब जो खगोल शास्त्र था उसको ख़त्म ही कर दिया कि जो हम बताएंगे वही सब कुछ है। मान लो अगर हमने ये कह दिया ना कि आज रात को चंद्रमा निकलेगा तो निकलेगा, खगोल शास्त्र से तुम्हारा इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भास्कर द्वितीय की रचना भास्कर द्वितीय की रचना लीलावती, जो इसी काल में लिखी गई, लंबे समय तक प्रमाणिक पाठ्य पुस्तक बनी रही। ठीक है फ्रेंड्स, खनिज विशेष रूप में पारे का उपयोग के कारण आयुर्विज्ञान में भी कुछ प्रगति हुई। ठीक है फ्रेंड्स, पारे के उपयोग से, जो पारा वही होता है ना जो थर्मामीटर में जो पारा नापते हैं, टेम्परेचर, बुखार है कि नहीं है, उसी की बात हो रही है। उससे थोड़ा सहयोग मिला आयुर्विज्ञान को। वनस्पति विज्ञान में घोड़े और हाथियों की चिकित्सा पर अनेक ग्रंथ मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई विज्ञान की। अब देखते हैं आगे धार्मिक आंदोलन और विश्वास। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और प्रचार तथा बौद्ध और जैन धर्मों का निरंतर पतन इस काल की विशेषताएं थीं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बौद्धों ने एक व्यवहारिक दर्शन की शिक्षा दी थी जिसमें पुरोहित वर्ग या ईश्वर संबंधी कल्पनाओं का स्थान नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, बौद्धों ने एक व्यवहारिक दर्शन की शिक्षा दी थी। ठीक है फ्रेंड्स,
जिसमें पुरोहित वर्ग या ईश्वर संबंधी कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं था। आगे चलते हैं। अनेक हिंदू योगियों ने भी इन तौर तरीकों को अपनाया जो इसने बौद्ध ने दी थी। ठीक है फ्रेंड, उनमें सबसे प्रसिद्ध गोरखनाथ थे। ठीक है फ्रेंड, गोरखनाथ के अनुयायी नामपंथी कहलाए। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स, गोरखनाथ के अनुयायी नामपंथी कहलाए। अब चलते हैं नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा होगा गुजरात के चालुक्य शासक जैन धर्म को संरक्षण देते। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं चालुक्य के बारे में। जो चालुक्य थे ये जैन धर्म को संरक्षण देते थे। इसी काल में कुछ अत्यंत शानदार जैन मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर है ये किन्होंने बनवाया था, तो ये चालुक्यों ने बनवाया था, याद रखेंगे फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। आगे देखिए, पूर्वी भारत में देवताओं की पत्नियां स्वयं ही उपासना का पात्र बनकर रह गईं, जैसे बुद्ध की पत्नी तारा, शिव की पत्नी दुर्गा या काली आदि। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्वी भारत में देवताओं की पत्नियां स्वयं ही उपासना का पात्र बनकर रह गईं, बुद्ध की पत्नी तारा और शिव की पत्नी दुर्गा या काली। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखते 12वीं सदी में पैदा होने वाला एक और लोक आंदोलन लिंगायत या वीर शैव आंदोलन था। इसके संस्थापक बासव और उसका भतीजा चन्न बासव थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में थे। ठीक है फ्रेंड्स, 12वीं सदी में एक नया धर्म आ गया, लोक आंदोलन लिंगायत और वीर शैव आंदोलन था। ठीक है फ्रेंड, इसका संस्थापक थे बासव और इसका भतीजा चन्न बासव थे। ठीक है फ्रेंड, जो कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में थे। ये लिंगायत शिव के उपासक थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लिंगायत किसके उपासक होते थे, तो शिव के। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उन्होंने जाति प्रथा का जोरदार विरोध किया तथा व्रत भोज यात्राओं और बलि को अस्वीकार कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, सामाजिक क्षेत्र में होने वाले बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवाओं को पुनर्विवाह की छूट दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने मतलब जाति बाल विवाह पर विरोध किया और मतलब विधवाओं को पुनर्विवाह की छूट दी। ठीक है फ्रेंड्स, पुराने ज़माने में यह होता था, मान लो अगर कोई लड़की है, आज के टाइम की बात करूँ तो कोई लड़की है, मान लो 25 साल की है, उसका शादी हुई और शादी के 2 महीने बाद बाई चांस भगवान ना करे उसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है। ये ठीक फ्रेंड, तो पुराने ज़माने में सिचुएशन ऐसी होती थी कि जब उसके लड़की के हस्बैंड को जलाया जाता था ना, तो उसी आग में जिंदा उस लड़की को भी जलना पड़ता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये पुराने ज़माने में होता था। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई गई कि यहाँ विधवाओं को भी दोबारा से शादी करने की छूट दी थी इन्होंने। ठीक फ्रेंड, बौद्धिक स्तर पर जैन बौद्ध धार्मिकों को सबसे गंभीर चुनौती शंकर ने दी। ठीक फ्रेंड्स, उन्होंने हिंदू दर्शन के लिए नए सिरे से प्रस्तुत किया जिन्होंने हिंदू दर्शन को नए सिरे से प्रस्तुत किया। शंकर का जन्म केरल में हुआ था। कई बार यहाँ से क्वेश्चन इस लाइन से बनता है कि जो ये शंकर थे ना, शंकराचार्य, इनका ये पूछा जाता है ये किससे संबंधित थे, तो ये अद्वैत द्वैतवाद से थे। ठीक फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन बना है। शंकर के दर्शन को अद्वैत द्वैतवाद कहा जाता है। शंकर की राय में ब्रह्म और जगत एक है, जिसका अंतर यथार्थ बल्कि आभासी है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना शंकराचार्य किससे संबंधित है, तो अद्वैत द्वैतवाद से। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण मुक्ति का मार्ग है। मतलब इन्होंने ये कहा था कि ईश्वर को सब कुछ अपना मान लो और सब कुछ उसी पर छोड़ दो। ठीक है फ्रेंड्स, ईश्वर की भक्ति करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी तुमको। ठीक है फ्रेंड्स, शंकर ने 4 वेदों को सच्चे ज्ञान का स्रोत ठहराया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 11वीं सदी में एक और प्रसिद्ध आचार्य रामानुज ने वेदों की परंपरा से भक्ति को जोड़ने की कोशिश की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। रामानुज द्वारा स्थापित परंपरा को अनेक विचारकों ने अपनाया, जैसे माधवाचार्य 10वीं सदी में माधवाचार्य ने और उत्तर भारत में रामानंद, बल्वाचार्य और अन्य संतों ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रामानुज का पूछा जाता है तो ये विशिष्टाद्वैतवाद, शंकराचार्य अद्वैतवाद और ये बल्वाचार्य और माधवाचार्य, ये अभी दिमाग में हिट नहीं कर रहे हैं। जब मैं आपको प्राचीन भारत पढ़ाऊंगा तो उन सब में इन सब के जो ये नाम वगैरह है ना, रामानुज, बल्वाचार्य, इन सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप, नीचे कुछ है नहीं, चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारे चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है।
आने वाला जो चैप्टर है ना 5 से लेकर 12 तक यानी कि 7 चैप्टर, उसमें हम सिर्फ तोड़ फोड़ देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, आने वाले जो चैप्टर नंबर 5 से लेकर 12 तक है ना, उसमें जो भी युद्ध वगैरह लड़ाइयाँ वगैरह हुई है ना, टकराव एकदम तोड़ फोड़, वो देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मोहम्मद गजनवी वगैरह जो भी आए, इन्होंने क्या क्या किया। तो मतलब आने वाले जो चैप्टर है ना वो मार दाड़ वाले हैं, लड़ाइयों युद्ध से हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप आपने पहले 3 चैप्टर देख लिए होंगे। मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ने वो 3 चैप्टर नहीं देखे हैं ना, तो पहले आप उनको देख लेना, उसके बाद इस चौथे चैप्टर को देखना, क्योंकि उसके बाद ही अगर आप सीक्वेंस में देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सीधे चौथे चैप्टर को देखोगे तो ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या चीज़ हो रही है, कहाँ से क्या हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और इन चारों को देखने के बाद आई थिंक ये अब मैं 5वीं वीडियो मंडे को अपलोड करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर की, क्योंकि ये चैप्टर अभी पढ़ना है और ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसको 2 पार्ट में मैं प्रोवाइड करवाऊँगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ये कम से कम 30 पेजों का चैप्टर है, अभी मैं पढ़ूँगा, थोड़ा ही बहुत पढ़ा है, 30 पेजों का है, तो इसके 2 पार्ट में बनाऊँगा। तब तक आप वो पहले से लेकर 4 पार्ट देख लेना, ये 4 चैप्टर जो मैंने कराए हैं ना, तब तक आप इनको देख लेना। और फिर मिलते हैं मंडे को, इस 5वें चैप्टर को अपलोड कर दूंगा मैं मंडे को हर हालत में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप समझ गए होंगे, तो जाओ और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम कैलेंडर आ ही चुका है और यूपीएससी की भी डेट आ चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, डेट आ चुकी है मतलब एग्ज़ाम डेट आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 5 में। ठीक फ्रेंड्स, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने प्रैक्टिस साइज की सीरीज स्टार्ट की है, आप लोग उसको देख ही नहीं रहे हो, मतलब आप उसको भी देखिए, उसमें भी मतलब मैंने हर एक चैप्टर में लगभग 65 70 80 लगभग 100+ क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप उनको देखिए, साइंस के लिए मैंने लूसेंट की साइंस करा रहा हूँ, आप उसको देखिए। और वर्ल्ड जियोग्राफिक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, 1-2 टॉपिक पेंडिंग होगा तो मैं उसको करा दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप टेस्ट सीरीज भी लगाते रहिए, प्रैक्टिस सेट भी लगाइए। ठीक है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे उसी हिसाब से, मतलब जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे ना, मतलब तैयारी मतलब प्रैक्टिस नहीं करोगे बार बार, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ से इन चैप्टर को पढ़ लो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें हिस्ट्री भी चल रही है, साइंस भी, जियोग्राफी भी, कंप्यूटर भी वगैरह, जो कुछ जहाँ से भी मुझे मटेरियल मिला ना, वहाँ से मैंने सब कुछ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड आई होप यू डोंट माइंड कि मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।